हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कृषि अध्यादेश पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार इस बिल को किसान हितैषी बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे किसान विरोधी करार दे रहा है। इस बिल को लेकर किसान भी बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ किसान विरोध कर रहे हैं। अब सवाल यह कि जब यह बिल किसानों के पक्ष में है तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे सियासत हो रही है? और ऐसे में देश में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, आगे उन्नत करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को जल्द ही कानूनी रूप इख्तियार करने का मसौदा तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार किसानों से जुड़े अध्यादेश को विधेयक के रूप में संसद में पेश कर चुकी है, जिसमें से आवश्यक वस्तु विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके साथ ही बाकी दोनों विधेयकों के भी जल्द ही पास होने की उम्मीद है। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के लिए लाए गए इस बिल को किसानों के हित में करार दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि किसानों से संबंधित जिन 3 विधेयकों को केंद्र सरकार संसद में लेकर आई है वो बेहद क्रांतिकारी है, जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाला है और किसानों की तस्वीर बदल देने वाला है। उन्होंने कहा कि तीनों विधेयकों का कांग्रेस का विरोध उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। ये तीनों जो बिल्स हैं जो अभी लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी बिल तो कल लोकसभा से पारित हुआ है, अब राज्यसभा में जाएगा। ये तीनों ही बिल बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। यह किसानों के उत्पाद का, प्रोड्यूस का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं। और उसी तरीके से निवेश हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों ही बिल बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत लाभकारी भी हैं, कारक हैं। इसको हमको समझना चाहिए। अब इसको डीरेगुलेट करते हुए इसमें कोशिश ये रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है? फेमीन है, वॉर है, अकाल आता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस बिल को बनाया गया है, जिसमें ये एक स्मूथनेस आएगी और इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, वह भी निवेश करेगा और उसको भी इसमें से एक उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी। यह एक इस विषय को हमको ध्यान में रखना चाहिए। फार्मर्स को फैसिलिटेट करने का प्रयास है, किसान को सुविधा देने का प्रयास है। सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके, इसकी व्यवस्था है। और इसका जो मूल है कि अनाज मंडी के थ्रू, अभी क्या है, अनाज मंडी के थ्रू ही बेचा जाता है। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव होगा कि हमको वहां इतना दाम मिल रहा है, आप इतने में देंगे तो मैं यहां बेचूंगा। ये कंपटीशन का भी इसमें से विषय आएगा। और इसके साथ साथ इस बिल में यह प्रावधान है कि हम इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस देंगे। और इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइसेस यानी हम सूचना बताएंगे कि कहां किस जगह पर क्या प्राइस चल रहा है। और इंटेलिजेंस, मार्केट की इंटेलिजेंस, यानी आगे चल करके क्या होगा, क्या दाम होगा, क्या दाम होने की संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा। वहीं इन बिलों को लेकर जो सबसे बड़ी चिंताएं किसानों की हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है, यानी कि एमएसपी को लेकर है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो एमएसपी बंद नहीं करने जा रही है। बावजूद इसके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि सरकार चौथा अध्यादेश लाए जिसमें यह प्रावधान हो कि एमएसपी से
कम पर जो भी अनाजों की खरीद करेगा उसको सजा होगी। सब परेशान है और जिस प्रकार की नीति सरकार लेके आ रही है, सरकार नीति लेके आ रही है ये जन विरोधी है, किसान विरोधी। ये एमएसपी जो है, मेरा ये कहना है कि अगर ये 3 जो ऑर्डिनेंस लाए हैं तो चौथा ऑर्डिनेंस एक और लेके आए सरकार कि मंडी में लें, बाहर लें, एमएसपी से कम किसी को नहीं मिलेगा। जो एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसकी सजा होगी, तो किसान बचेगा। और उधर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 3 अध्यादेशों को लाकर बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है। मजदूर, आड़ती और व्यापारी विरोधी खट्टर सरकार को, भाजपा जजप्पा सरकार को और मोदी सरकार को, जिसने देश के किसान, मजदूर, व्यापारी, आड़ती, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति और बैकवर्ड क्लास के साथियों पर हमला बोला है, इसको नेस्तनाबूद करना ही हमारा कर्तव्य भी है, धर्म भी है। अब कुरुक्षेत्र की धरती से जो रण होगा, हरियाणा जो भगवत गीता की धरती है, यह संदेश पूरे देश में जाएगा। वहीं एक तरफ जहां 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भिवानी के कई किसान संगठन 3 अध्यादेशों को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने भिवानी उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान संगठनों के किसान नेताओं का यह कहना है कि यह अध्यादेश किसानों के हित में है और इससे किसानों को फायदा होगा। आज हमने जो नेहरू पार्क से यहाँ तक जो चल के जो हम एक अध्यादेश के लिए समर्थन के लिए आए, न विरोध के लिए। अभी कुछ दिनों से पूरे हरियाणा में कुछ शरारती तत्व हैं जो कि इस अध्यादेश के खिलाफ चल रहे हैं। वो भोले वाले किसानों को बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। ये अध्यादेश जो है किसान को मजबूत बनाने के कार्य के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमें उसे कोई, ये भारतीय जनता पार्टी से कोई लिंक नहीं, हमें किसान है, लेकिन हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो किसानों के लिए लेके आई है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इससे हर किसान, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि मजबूत बनेगा। तो बात यही है कि ये 3 अध्यादेश क्या वाकई में किसानों के लिए फायदेमंद सौदा है या किसी भी रूप में नुकसान इससे किसानों को होगा। जरा इन्हीं मसलों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष अतर सिंह संधू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, बाकी एक से हैं। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। भाग सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है सर। राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। योगेश जी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि बात किसानों की हो रही है और इसीलिए अतर सिंह संधू जी, ये जो कहा जा रहा है बार बार के किसानों के हक में है ये 3 अध्यादेश या नुकसान इससे किसी भी रूप में है। इससे पहले भी हरियाणा भवन के भीतर जब किसानों को बुलाया गया था, किसान अलग अलग संगठनों को बुलाया गया था, तो कुछ किसान संगठन इसका सिरे से इसको नकार रहे थे। ये कह रहे थे कि 3 अध्यादेश को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, ये किसी भी रूप में किसानों के हक में नहीं है, फायदा इससे नहीं होगा। तो आपको क्या नजर आता है? देखिए शुभेंदु जी, कई दिनों से हरियाणा प्रदेश में आंदोलन किसान साथियों का चल रहा है। सभी किसान साथी, मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी किसान संगठन हैं और जितने भी किसान का मेरा वर्ग है, सब में एक है, कोई विघटन की बात नहीं। जो लोग फैला रहे हैं किसानों में 2 फाड़ हो गया, ऐसे कोई बात नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई किसान साथी, मैं पूरे प्रदेश के किसानों को आज बताना चाहूंगा, सभी किसान साथियों को, सभी मेरे भाइयों को, अगर आपके भाई में कोई बोलने में अगर आपको लगता है मैंने कोई किसानों के विरुद्ध बात की है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मैं किसान का बेटा हूं, किसान की फेवर में बात करता हूं। जो भी अध्यादेश सरकार लेकर के आई है, इसमें एक ही तरीका था, 2.5 लोग सरकार से 2.5 लोग करें, सरकार से बैठ के बात करें। जो भी देखो अध्यादेश सरकार लेकर उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर हम सरकार से बैठ के टेबल पे बात करें तो निश्चित रूप से उसमें सरकार जो हमारी मांगे हैं उसको निश्चित रूप से ऐड करेगी। क्योंकि आज देश का किसान, हरियाणा का किसान जागरूक है। पंजाब और हरियाणा के किसान में एकता के साथ आज धरनों पर बैठा है। हमें कोई ये नहीं है किसान धरने में क्यों बैठा, उनकी मांग है, अच्छी बात है, हम भी समर्थन करते हैं उनका। नहीं, विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा था, मांग जो की जा रही थी, क्या वो सरकार ने आपकी बातें
सुनी है, मानी है? देखिए, जो संगठन केंद्रीय मंत्री के पास गए थे उन्होंने पूरी तरह से उनकी बात सुनी है। केंद्रीय मंत्री ने फिर भी कहा अगर कोई किसान साथी को लगता है उनकी बात संतुष्ट नहीं तो आकर के दोबारा फिर मेरे से मिल सकता है। हरियाणा सरकार से दोबारा बात की जा सकती है। दोबारा जो मतभेद है उनको दूर करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार उसको जिम्मेवारी करे। ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे भाई कैसे किसानों को सरकार से मिला जा सकता है, कैसे उनका समन्वय कैसे। नहीं तो अदर सिंह जी, एक चीज और जरा साफ कर दीजिए कि जब आप किसान नेता, किसान संगठन इस बात से खुश हैं, संतुष्ट हैं कि अगर इसमें संशोधन हो जाता है तो ये किसानों के लिए फायदेमंद सौदा है, तो विपक्ष आखिर क्यों इसमें ये कह रहा है कि नुकसानदायक है? बार बार ये क्यों कहा जा रहा है? जब किसान खुश है तो विपक्ष को नाराजगी किस बात की? शुभेंदु जी, मैं ये कहना चाहता हूं इस बिल के आने से देखिए अमेंडमेंट किया जा सकता है, अमेंडमेंट होना भी चाहिए और 8-10 पॉइंट और भी अमेंडमेंट हो सकते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी बनती है जो भी पॉइंट है इनको क्लियर तरीके से लोगों को बताए भैया ये हमने पास कर दिए और ये आपके हित में है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है आम किसान के बीच में और सरकार के बीच में। मैं ये बताना चाहता हूं, देखो मैंने पूरे बिल को पढ़ा, ये बिल की कॉपी मेरे पास हिंदी में, एक एक चीज मैंने स्टडी किया है। इसमें युवाओं को देखिए, आज हरियाणा का युवा वर्ग खेती नहीं करना चाहता। क्या कारण है? पता लगता है खेती में बसता कुछ है नहीं, क्या करें खेती करके। मेरा भी मन करता है यार अपने बच्चों ने कितने नौकरी करा लूंगा, खेती में क्या रखा है। लेकिन सरकार जो योजना लेकर जो एफपीओ बनाया है सरकार ने, उसमें एक जो 10,000 एफपीओ बनेंगे, 300 युवाओं को जोड़ा जाएगा, युवा अपना प्रोडक्ट तैयार करेगा और एक जो एफपीओ है उसमें 5 साल में 68 लाख, यानी कि अगर मोटा मोटा समझे तो फायदे का सौदा इसको कहा जाएगा। देखिए मैं 5 साल पहले डिबेट में ये कहता था भाई जब एक दुकानदार अपने साबुन का रेट रखता है, एक फैक्ट्री मालिक अपने शोकर का रेट रखता है, एक गाड़ी वाला अपना कार का रेट रखता है, मैं किसान हूं, मुझे गेहूं का रेट रखना चाहिए, मुझे दाल का रेट रखना, मेरी दाल का रेट मैं रखूं। और जो लोग ये कहते हैं कि अपनी फसल का हम रेट नहीं निकाल सकते, इसका मतलब उनको खेती करने का ज्ञान ही नहीं है। मुझे पता है, ठीक है, मैं बताना चाहूंगा शुभेंदु जी, मैंने गेहूं बोया, मुझे पता कितने की खाद डली, कितना एक ठेका खेती का बनता है, मेरी कितनी लागत आई, मुझे कितना मुनाफा होना चाहिए, चला और मुझे उसमें 20% मुनाफा जोड़ना चाहिए ना, तो मुझे पता लग जाएगा मेरे फसल का रेट क्या है। ठीक है, बजरंग दास जी जरा इस बात को साफ कीजिए कि जब किसान नेता, किसान संगठन जिनके लिए यह अध्यादेश लाया गया है, अगर वो संतुष्ट हैं, अगर उनको इस अध्यादेश में फायदा नजर आता है, तो विपक्ष को नाराजगी किस बात की है? विपक्ष को किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, विपक्ष की बात नहीं है। ये तीनों अध्यादेश किसान, आड़ती, मजदूर तीनों वर्ग का विरोधी यह अध्यादेश है। सर कैसे है? यहाँ किसान बैठे हैं, किसान नेता, किसान संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि उनके लिए फायदेमंद सौदा है ये। मैं एक बजरंग जी, आप कौन से किसानों की बात कर रहे हैं? आपको गर्ग साहब, रणदीप सुरजेवाला ने बोला रण की बात करेंगे, आप रण हरियाणा को किसानों को मरवाओगे क्या? आप हुड्डा साहब कह रहे रण होगा, अरे रण में बहुत किसान पहले जब मारे गए, अब रण की बात मत करो, किसान हित की बात करो, किसान कमेरे को बचाने की बात करो, किसानों को रोजगार की बात करो, ऐसी बात मत करो। रणदीप सुरजेवाला कहता है कुरुक्षेत्र में रण होगा, अरे रण करके क्या करोगे? तुमने 30-60 बर्बाद किया। मेरी बात सुनो अतर सिंह जी, जब मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। आप गलत बोल रहे हो ना, मेरी बात गलत बोल रहे हो। हुड्डा साहब नहीं, बजरंग जी, आप इस बात का नहीं, एक मिनट बजरंग जी, जरा इस बात का जवाब तो दे दीजिए ना कि किसान अगर संतुष्ट है तो कांग्रेस को आखिर आपत्ति किस बात की है? बताइए बजरंग जी। मेरी बात सुन लो, आप मेरी एक बात आप बीच में टोकोगे तो मैं बोल नहीं सकता। जब मेरी बात ब्रीफिंग में सुनोगे, मुझे कोई राजनीतिक से मतलब नहीं है, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, मैं सामाजिक बात करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं, सरकार बार बार कह रही है, केंद्र के मंत्री कह रहे हैं, हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष बोल रहे हैं, कृषि मंत्री हरियाणा का बोल रहा है, ये 3 अध्यादेश किसान के हित में है। एमएसपी को हम खत्म करने नहीं जा रहे, एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी, मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदी जाएगी, मंडी बंद नहीं होगी। जब आप घोषणा कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? जो 3 अध्यादेश है उसमें एक लाइन डाल दीजिए भी एमएसपी से कम कोई भी किसान की फसल प्राइवेट कंपनी या सरकारी एजेंसी नहीं खरीदेगी, मंडी के माध्यम से खरीदेगी। बात तो सिर्फ 2 बात ये है, जो वो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं,
उस अध्यादेश में लाइन डालने की क्या दिक्कत है उनको? खुली छुट्टी। बजरंग जी, अगर इन बातों को, यही तो किसान कह रहे हैं ना, किसान नेता, किसान संगठन यही तो कह रहे हैं कि हमसे जो सुझाव मांगे गए थे हमने उनको जुड़वा दिया है, उसमें संशोधित करवा दिया गया है। और फिर भी सरकार ने कहा हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार अपना स्टेट नहीं रहे, या आप मेरी बात गर्ग साहब तो मेरी बात समझ नहीं गर्ग रहे। साहब, केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री ने एक बात कही है। मैं तो सीधा सा सवाल है सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी तो उसमें यही सुझाव मांगे गए थे, सुझाव दे दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा प्रदेश सरकार को राइट है, प्रदेश सरकार को राइट है, जो उसमें कुछ जोड़ना चाहे तो प्रदेश सरकार जोड़ ले। और फिर भी मैं कहता हूं, और कोई साथी, किसान साथी ये कहता है ये पॉइंट भी जोड़ा जाए तो इसके लिए दोबारा फिर सरकार से मीटिंग रख लेंगे। फिर केंद्र बीजेपी के लोगों की जिम्मेवारी बनती है, फिर किसान संगठनों को लेकर फिर सरकार से बात करें, हम तैयार हैं। ठीक है, हुड्डा साहब 10 साल तक एक एक करके सभी से रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, बात करते हैं किसानों की। मैं भाटी जी से भी जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है। देखो सुदम जी आप बात को की दे रहे हो। सुदम जी आप बात नहीं चलो बता दो आप एक नहीं, बताइए फ्री हैंड दे रहे हो। आप सुनिए मेरी बात को। हाँ, नहीं बताइए, जल्दी से बताइए सर। जब केंद्र सरकार जब बिल लोकसभा में बिल आई, लोकसभा बिल पास कर रही है और उसके बाद स्टेट सरकार को कोई पावर नहीं है। जो जितनी अनाज की परचेज होती है केंद्र की सरकारी एजेंसी परचेज करती है, केंद्र सरकार का अनाज होता है। पर प्रदेश सरकार तो सिर्फ एक किस्म का ये सरकारी जो केंद्र की अनाज परचेज करती है, एक उसका एंडरिंग एजेंट है। सिर्फ मैं भी 9 साल कन्फर्ट का चेयरमैन रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पता है अनाज की परचेज यानी कि आपको लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में सब कुछ किया जा रहा है। आप बात को कितना नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं। कर रहा हूं सरकार को केंद्र नहीं आप सुन नहीं रहे। आप बिल्कुल नहीं सुन रहे। समय इतना नहीं होता, बाकी मेहमान भी है ना। आप इनसे यूं पूछ। हाँ ठीक है, मैं जरा सुखवंत जी, मैं सभी मेहमानों से रिएक्शन ले लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आखिर में मैं भाटी जी आपसे जवाब लूंगा। सुखवंत जी, सुखबीर जी माफ कीजिएगा, सुखबीर जी। अभी जो मेरे मित्र अतर सिंह संधू साहब बात कर रहे थे, देखिए उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये दोनों अध्यादेश है जो कृषि अध्यादेश है, इनमें राज्य सरकार का कोई भी कानून एप्लीकेबल नहीं है और इन दोनों की के हुए समझौते में या किसी भी कार्रवाई में ये न्यायिक क्षेत्र के विवेचना में नहीं आता है। एक तो ये संधू साहब की बात का जवाब जो अभी आप कह रहे थे। सरकार ने कह दिया मैं नहीं मानता, सरकार की आपने बिल पढ़ लिया है संधू साहब, मैंने अपनी बात आप बता देना। आप बिल में प्रोविजन है, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, आज इस प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जिस प्रकार से अनाज को, तेल को, प्याज को और आलू को, मात्र इन 4 वस्तुओं को उस प्रतिबंध से बाहर किया गया कि ये आप ज्यादा रख सकते हैं, स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। देखिए इसमें अभी जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, उसमें युद्ध में, अकाल में, महामारी या किसी और दूसरे ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में इस को हटा दिया जाएगा। लेकिन आज ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जब वैश्विक महामारी है, उस वक्त ये चोर दरवाजे से जो इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करने का फैसला किया, निसंदेह हरियाणा प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे किसानों के लिए और उपभोक्ता के लिए इससे काला कानून नहीं हो सकता। जब हम इस कानून के रहते हुए कालाबाजारी नहीं रोक सकते, फिर जब ये प्रतिबंध हट जाएगा तो आप कालाबाजारी कैसे रोकेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और सरकार से भी सीधा सवाल है, इस सवाल का जवाब दें। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं भाटी साहब। जरा इस एक सवाल ये और साथ ही साथ ये कि सरकार आखिर जल्दबाजी में है क्या? सब कुछ जल्दी जल्दी में करना चाहती है। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो सरकार कोई जल्दबाजी में नहीं है और पूरे विचार विमर्श के बाद ये तीनों बिल आए हैं। और दूसरी बात, मेरे साथी या तो उन्होंने उस विधेयक को पढ़ा नहीं है या अगर पढ़ा है तो उसकी गलत परिभाषा ले रहे हैं, क्योंकि जो तीनों ये विधेयक आए हैं इसमें किसानों के हित को साधा गया है, उनके हित की रक्षा की गई है। अभी बजरंग दास जी की भी मैं बात सुन रहा था, मैं फिर वो राजनीतिक बात करना नहीं चाहता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने साल दर साल एमएसपी दी क्या?
आप क्यों नहीं दे पाए? 10 साल आपकी सरकार हरियाणा प्रदेश में रही है, आपके पास जवाब है क्या? क्या हुड्डा साहब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की उस कमेटी के अध्यक्ष थे, क्या उन्होंने लागू की? आपने नहीं किया। इसलिए आज आप वो सवाल कर रहे हैं रन होगा, कुरुक्षेत्र से रन होगा, इस सोची समझी चाल ये आपकी। सुन लो जरा बजरंग लाल जी, सुन लीजिए, आपकी बात हमने बहुत सुनी है, सुन लीजिए। अब रन होगा, आप पीछे से छुरा घोंपना चाहते हैं किसान के हित में, आप किसान को कभी आबाद होना नहीं देखना चाहते। ये कांग्रेस की चाल रही है, वो पूरा देश भी देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। सुन लो जरा, आप सुन लो जरा। मेरे साथी अभी सुखबीर जी कह रहे थे कि स्टॉक की सीमाएं जो हटाई गई हैं उससे कालाबाजारी होगी। कालाबाजारी कैसे होगी? सरकार के पास बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, पावर्स हैं, कालाबाजारी कैसे होगी? अगर किसान को ताकत मिलती है, किसान स्टॉक रख सकता है, वो किसान को ताकत नहीं दे रहे आप। नहीं, आप किसान को ताकत नहीं दे रहे हैं, सुन लीजिए, आप पूंजीपतियों को कोशिश कर रहे हैं इसमें। आपको किसान का, सुन लीजिए जरा, आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, दर्द नजर नहीं आता। आज अगर किसान गोडाउन मेंटेन कर सकता है, अरे नहीं सर, आज भारतवर्ष में किसान की जो औसत है, किसान की औसत बताइए जरा, किसानों के हितैषी हैं कि किसानों के दुश्मन क्या? सुन लो जरा, सुनो भाई, सुनो, आप जरा बीच में ना इंटरप्ट करो। नहीं, दूसरी बात सुबेंदु जी, मैं आपकी बातों पर देखिए, सुनिए जरा, अभी तक कांग्रेस, सुनिए जरा, आप सुखबीर जी सुनिए जरा, सुन लो, आप बोल लेना, लिख लो, अपने पास लिख लो जरा, आप नोट कर लो, बोल लेना जरा, मैं आपको भी समय दूंगा। सुनिए, अभी तक कांग्रेस और जो लोग जो विद्रोह में, विरोध में आवाज उठा रहे हैं, अब तक एमएसपी की बात कर रहे थे, कहते थे कि इस बिल में एमएसपी की बात नहीं की गई। सरकार ने कहा कि एमएसपी एज इट इज है। मैं एक एडवोकेट होने के नाते कह सकता हूं बिल्कुल बड़े इत्मीनान से कि किसी भी कानून में जब किसी चीज को छेड़ा नहीं गया तो वो खत्म कैसे हो गया। इसलिए सरकार ने पूरा क्लैरिफिकेशन दी। माननीय हरियाणा की कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और हमारे नेतृत्व में माननीय मनोहर लाल जी ने भी बयान दिया, एमएसपी भी बिल्कुल एज इट इज है, मंडियां काम करेंगी और पूरी की पूरी सभी ने आश्वस्त भी कर दिया आपकी बात को तरजीह देते हुए, लेकिन फिर भी किसानों की तरफ से सवाल हो रहा है और बार बार अगर विपक्ष को किसी बात पर शंका है तो क्यों नहीं वो दूर कर दी जाती है? विपक्ष को शंका, सुनिए जरा सुखबीर जी, विपक्ष को शंका नहीं, विपक्ष को किसान का हित अच्छा नहीं लगता, वो किसान के पीछे आकर के छुरा घोंपना चाहती है किसान को, उसका हित इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जो किसान के जो आज 70 सालों के बाद किसान को आजादी मिली, क्योंकि जैसे कहते थे एक फैक्ट्री में उत्पादन करने वाला अपना रेट तय करता है, किसान क्यों नहीं करता? आज उसको अगर पावर दी जा रही है, ताकत दी जा रही है, तो विपक्ष को किस बात के लिए जो है उनका इशू बनाया जा रहा है? बाकी मेहमान, इसलिए विपक्ष केवल और केवल जो है किसान विरोधी है। ठीक है, जल्दी से सवाल। जब ये पंजाब के श्रोमणी अकाली दल जो उनके सहयोगी है, जब ये उसको आश्वस्त नहीं कर पाए तो इस भारत वर्ष की जो किसान है उसको कैसे आश्वस्त करेंगे? जो आपने भाटी जी। ठीक है भाटी जी, मुझे एक चीज और बता दो, जो सरकार ने मांगे किसान हित में करी है, अगर इनमें कोई सरकार ने चेंजिंग करी, पूरे देश का किसान, पूरे भारत का किसान सड़कों पर दोबारा फिर आएगा, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। जो मांगे कमिटमेंट किया है उसमें सरकार ने कोई चेंज की तो सड़कों पे किसान आएगा, हम भी आएंगे, बिल्कुल विद्रोह करेंगे सड़कों पे। संधू जी सुनिए, देखिए जो ही किसानों की कुछ समस्याएं सामने नजर आई, जैसे एमएसपी की बात करते थे, मंडी हट गई है, ये दुष्प्रचार कुछ लोग कर रहे थे, सरकार, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 3 हमारे सांसदों का नेतृत्व में एक कमेटी बनाई और उन्होंने प्रदेश में जाकर के अलग अलग स्थानों पर जाकर किसान प्रतिनिधियों को बुलाया और उनकी रिकमेंडेशन जो जहां शंकाएं थी उन सबको लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें किसान नेता भी साथ थे, केंद्र सरकार को प्रतिनिधि किया है, वो मांगे दी है और वो अमेंड नहीं किया तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? भाग सिंह दबदमा जी, आपकी गठबंधन में सरकार है, किसान ये कह रहे हैं कि भरोसे के साथ हमने विश्वास तो कर लिया है, लेकिन जो सुझाव आपने मांगे थे हमने दे दिए हैं, अगर वो शामिल नहीं किए तो फिर क्या? देखिए, अभी मैंने सारी डिबेट बड़े ध्यान से सुनी सबके साथ, क्योंकि सबके अपने
देखिए, किसानों से सुझाव मांगेंगे। सबसे पहले तो देखने की ये बात है कि जनता की सरकार और जनता के लिए है। और अभी मैं सिर्फ इस बात पे आता हूँ जिससे बहुत बड़ा बखेड़ा किया गया कि एमएसपी को और मंडी के बारे में, इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ये सभी कह चुके नहीं खत्म होगा। तो मैं भाटी जी की बात का जरूर, मैं बीइंग एडवोकेट मैं भी कहता हूँ कि ये जो है एमएसपी एक एक्ट है जो केंद्र के अंदर है। यदि इसको खत्म करना होगा तो इसके लिए अलग से एक प्रस्ताव ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा और उसको वहां पे तब ये चीज खत्म होगी। हर चीज की घोषणा के लिए यदि किसी केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई पैकेज देती है और उस पैकेज के साथ साथ ये लिखना जरूरी नहीं है कि जो पैकेज रूटीन में चल रहा है वो इससे अलग होगा। वो जो पैकेज दिया वो एज इट इज रहेगा। जहां एमएसपी को खत्म करने की और मंडी को बात करने की पूरा एक्ट मेरे सामने खड़ा है, इसमें एक भी लाइन हो तो मेरे साथी प्रवक्ता बता दें। यदि इसके अंदर वो कुछ नहीं लिखा हुआ, इससे बाहर सरकार कहीं नहीं जा रही है, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है तो एमएसपी खत्म नहीं होगी और मंडी खत्म नहीं होगी। वो बात दस्तूर जारी रहेगा उस तरह जो किसानों के लिए मंडी थी। और आज जो इसमें सुझाव लिए गए हैं उन सुझाव को लिए जिस पर सहमति बनी है सरकार की और किसानों की, उन सुझावों को इसके अंदर जरूर लिया जाएगा। और ये किसान भाई है ये विश्वास भी करें, क्योंकि जिस प्रकार एक बात आई थी कि जब कहीं मतभेद आ जाएगा उस समय के ऊपर अकेले सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही नहीं, 2 व्यक्ति ऐसे भी हो जिसमें किसान भी हो आढ़ती भी हो उस कमेटी के अंदर, तो वो भी इसके अंदर लाइन अमेंड कर रखी है पहले ही कि इस प्रकार की एक रूपरेखा बनेगी जिससे इस देश का किसान खुशहाल होगा और ना ही उसे किसी तरह की मार पड़ेगी। किसान के हित ठीक है, यानी कि आप ये आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन किसान और विपक्ष इतना भरोसा कर रहा है। योगेश जी, मैं सर एक करके हाँ 15 दिन की डिबेट उठा लीजिए। कांग्रेस के जितने लोग थे क्या कहते थे, एमएसपी का वर्णन नहीं है, मंडी का वर्णन नहीं है, मंडियां खत्म हो रही। आज क्या वक्तव्य बजरंग लाल जी दे रहे हैं, एक नई चीज लेकर के आए हैं कि एमएसपी से रेट कम नहीं होगा। एक नई चीज आज लेकर आए। आज तक कह रहे थे कि एमएसपी खत्म हो गया है, मंडी खत्म हो गई। इसलिए ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का, और जो लोग ये विरोध कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, किसान विरोधी है। यहाँ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी का जब जिक्र नहीं तो हटाने का कहां से इसमें मतलब आ गया। विपक्ष कहता है कि सर यहां पर एमएसपी के बारे में आपने इसमें बाद में आप कह देंगे कि चीजें बदल गई हैं, तो तब क्या होगा किसानों का? मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूं ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। इसमें भाजपा और कांग्रेस पे मत जाइएगा। वैसे तो जो भाजपा और कांग्रेस की जो ये लड़ाई सी नजर आ रही है किसानों की, वो ये सर प्लीज सर प्लीज अरे सर प्लीज अरे सर कहीं आप बैठे हो हमें बोलने दो। बजरंग जी आपने अपनी बात रखी है, बजरंग जी आपने अपनी बात रख ली है, बाकी मेहमान भी है, वो भी आए अपना समय लगा करके, वो भी यहाँ पर अपनी बात रखने आए। ठीक है योगेश जी सर ऐसा है, पहली बात तो ये होती है अरे सर आप डिसाइड करेंगे क्या बहस होगी? डिसाइड करने के लिए एंकर बैठे हैं यहाँ पे। बजरंग जी प्लीज, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। ये जो रोड पे नजर आ रहा है ये होता क्या है कि 2 पार्टी के सेल होते हैं, एक किसान सेल दोनों पार्टीज में है। तो ये दोनों पार्टीज के जो भी प्रवक्ता टाइप किसानों के होते हैं वो बोल रहे हैं और वो लड़ाई हो रही है। लेकिन हम मोटी मोटी चीज पे आते हैं कि हो क्या रहा है और अच्छा है या बुरा है, ये थोड़ा सा बाद में पता लगेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नैरेटिव बदल गया है किसानी का। वो नैरेटिव क्या बदल गया है? जहां लड़ाई स्वामीनाथन की होती थी, कांग्रेस के टाइम से शुरू हुई और आज तक हो रही है, अब किसान नेता स्वामीनाथन भूल गए हैं। नैरेटिव कंप्लीट चेंज हो गया है कि मतलब किसान को स्वामीनाथन तो चाहिए ही नहीं। अब सरकार एक चीज में, किसान को तो फायदा चाहिए ना सर। फायदा तो स्वामीनाथन से था, ये क्यों नहीं लागू करते हैं? ना उस सरकार ने किया ना इसने, मैं दोनों सरकारों कह रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं ये जो लेके आ रहे हैं इसमें किसान को कहीं फायदा भी नजर आएगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये ऐसा मुझे लगता है कि बड़े लेवल पे फिर जो है ये हो जाएगा और जो बड़ी कंपनीज आएंगी जो ये, लेकिन दोनों तीनों चीजें अलग हैं। अगर इनको समझेंगे तो अगर बड़ी कंपनीज जैसे कराती हैं, वो ये कहती है 100 एकड़ जमीन 200 एकड़ जमीन के किसान पकड़े, उनसे पहले डिसाइड करा लिया कि जी आपकी ये चीज हम इस रेट लेंगे। ठीक है, और हो गया, किसान फायदे में, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, उसने काम कर दिया है। बिल्कुल सही है। इसमें फिर ना इंश्योरेंस करेगा ना कुछ और, अपने उसको पैसे भी मिल गए, उसमें किसान का फायदा है। लेकिन अब इससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं एमएसपी कितनी % किसानी को मिलती है? सिर्फ 6% किसानी को एमएसपी मिलती है। अभी मेरे सवाल हैं प्याज टमाटर आलू लहसुन,
ठीक है, इनकी एमएसपी कौन डिसाइड करता है, कहां डिसाइड होती है? लोग आलू फेंकते हैं रोड पे, लोग टमाटर फेंकते हैं रोड पे। अब इसके बाद और मैं खेल बताता हूं, ठीक है, जो असली जो बोल नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं बोला है। सबसे बड़ी बात यह है, बाजार के अंदर हिंदुस्तान पूरा जानता है कि सट्टा बाजार है एक, ठीक है, गेहूं चना चावल इनके ऊपर हर रोज सट्टा लगता है, और वो सट्टा अगर स्टॉकिंग शुरू हो गई तो वो सट्टे का धंधा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वॉलमार्ट और रिलायंस वगैरह जब आ जाएंगे ये उस खेल में तो बड़े प्लेयर जो हैं वो इसमें बाजी मारेंगे, लेकिन तो फिर मुझे डर लगता है यानी कि छोटा किसान जो है वो नुकसान में। अच्छा, जैसे मैं भाटी साहब की बात की कदर करता हूं, बीजेपी की कदर करता हूं, वो ये कहते हैं गोडाउन बना सकते हैं किसान, एग्रीड। अगर ऐसे प्लानिंग के तहत किसानों को मिले तो बेचारा 2 एकड़ वाला किसान जिनके पास पहले से पैसा है वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग करेंगे, छोटे तबके का किसान है आखिर वो कैसे करेगा? मुझे इनमें डर यही है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जरा इस बात को समझेंगे कि बार बार जब एमएसपी का जिक्र हो रहा है, बार बार जब ये कहा जा रहा है कि सरकार जल्दबाजी कर रही है, जमाखोरी इससे बढ़ जाएगी, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जवाब चर्चा बेहद गर्म है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अतर सिंह संधू जी, जरा ब्रेक पर के बाद जरा जल्दी से आप अपनी बातों को कुछ रखना चाहते थे, बताइए अपनी बात। 1990 में WTO ने एक जो साइंटिस्ट हैं WTO के, उन्होंने ये बिल्कुल जो आज सरकार लेकर के आई है, 1990 से सरकार का प्लान है, कांग्रेस सरकार का भी यही प्लान था, बीजेपी सरकार का भी यही प्लान है। मेरा ये मानना है जो सरकारें विदेशों से योजना बन के आती हैं, कोई बात मेरा सवाल तो ये है कि बाजार हो सकता है। आपको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें चाहिए, बिल्कुल वो चाहिए, या ये 3 अध्यादेश चाहिए, या फिर आपको चाहिए किसानों का फायदा? हम पिछले 15 सालों से लड़ रहे हैं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 10 साल तक ठंडे बस्ते में डाला, 6 साल तक बीजेपी सरकार ने ठंडे बस्ते में डाला। उसको तो सरकारों ने कहते भाई ये तो हो ही नहीं सकता। हमने सोचा भाई चलो सरकार कोई और 2022 तक जो योजना कर रही है, हम दोगुनी फसल जो उनकी जो फसल के दाम दोगुनी कर देंगे या उनका बेनिफिट डबल कर देंगे। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सरकार इसमें लेकर के आती होगी। हमारा यही मानना है, देश के किसान की स्थिति बहुत खराब है, किसान हित में बिल लेकर के आए, जो योजना सरकार लेकर के आई है वो किसान हित में हो, जो सरकार कह रही है वो मैनिपुलेशन भी हो। बिल्कुल आपने कहा भी जो भंडारण की स्थिति होगी उसमें कई बड़ी कंपनियां भंडार करके किसानों को क्योंकि सस्ते भाव में ले लिया, महंगे में बेच दिया, लेकिन जो बड़ा धोखा हो सकता दिए हैं सरकार ने। सिंह जी, आपने जो सुझाव दिए हैं सरकार को या उस 3 सदस्यीय कमेटी को, तो क्या इसमें जमाखोरी को लेकर के बात की गई है कि बड़े प्लेयर हैं हमने इस बात को तो कुछ हद तक इसमें एज मिलेगा, लेकिन छोटे किसानों का क्या होगा? हमने इस बात को रखा था, सरकार ने कहा भी देखो ऑनलाइन जो पोर्टल बनेगा उसमें जे फार्म निकलेगा, हमें पता लग जाएगा किस किसान ने कितनी फसल किस कंपनी को बेची। अगर वो कंपनी भंडारण करती है, धोखा करती है, उसके ऊपर सजा का प्रावधान है, ये उस बिल में लिखा हुआ है। हमने कहा अगर सरकार सजा का प्रावधान रखती है और वो सरकार के नॉलेज में रहेगा भाई किस कंपनी के पास कितना अनाज है, तो निश्चित रूप से वो सरकार ने कहा हम उस पर अपना जो प्रेशर बना के रखें। लेकिन एमएसपी निर्धारित करने में आखिर कौन बीच में आएगा? अगर किसानों के लिए एमएसपी तय होती है तो आखिर उनके बीच में आएगा कौन? अगर कंपनी मनमाने तरीके से, देखिए उसमें प्रावधान करती है, उसमें कंपनी ने प्रावधान दिया है, अगर किसी किसान के साथ कोई कंपनी धोखा करती है तो 5 लाख रुपए का, उसमें 5 लाख रुपए का दंड होगा उस कंपनी के ऊपर। अगर जो कंपनी दूसरा कंपनी को 3 दिन में फसल के दाम पैसा देना होगा किसान को। दूसरा जो अगर उनका विवाद होता है तो एसडीएम के अदालत में एक अदालत बनेगी, 2 किसान और 2 व्यापारी को साथ लिया जाएगा, ताकि जो एसडीएम है वो किसी कंपनी के, किसी बड़ी कंपनी के प्रभाव में आके किसान के विरुद्ध काम ना। लेकिन बजरंग दास जी, जरा इस बात को बताइए कि क्या ये बात पच पा रही है कि अगर किसी भी रूप में किसानों को नुकसान होता है तो उसमें जो एसडीएम है या दूसरे अधिकारी हैं, जब वो उस चीज का समाधान करेंगे, तो अभी भी ये बहुत सारे आरोप लगते हैं कि सरकार का ही एक तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो क्या वो उस चीज को सेट कर पाएंगे? मैं यही समझाना चाहता हूँ। सुखबीर जी आता हूं। देखिए, आज टमाटर की कीमत मार्केट में 80 रुपए किलो है और आलू 40 रुपए है, धनिया 400 रुपए किलो है, गोभी 100 रुपए है। किसान का आलू क्या भाव ले रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी वाले, इनसे पूछ लो। आलू ले रहे हैं 5 रुपए किलो, बेच रहे हैं 40 रुपए किलो। गोभी ले रहे हैं 5-7 रुपए किलो, बेच रहे हैं 100 रुपए किलो। भाई किसान को फसल के दाम पूरे क्यों नहीं मिलते? जब तक एमएसपी की लाइन
इसमें एक स्पष्ट लिखा है, कोई भी प्राइवेट कंपनियां भाई खेतों में जो किसान की फसल पैदावार से पहले वो एग्रीमेंट कर सकता है। जब एग्रीमेंट कर लेगा, वो फसल जो भी पैदा होगी वो किसकी होगी? वो होगी जो बड़ी बड़ी कंपनियों की, उसको बड़ी कंपनी उसको पेमेंट करेगी। जब तक उस लैंड नहीं होगी एमएसपी से कम खरीदने की, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। एसडीएम कौन है? आप ये समझिए, बड़ी बड़ी कंपनी जो अरबों रुपए की कंपनी खेल रही है, उनके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, एसडीएम और डीसी को चीज ही नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट तक के वकील साथ रखते हैं, कानून की किताब है, सारा अमला जमला उनके पास होगा। जो बड़े बड़े स्टोरीज है, आज एक नया कानून और बना दिया हरियाणा सरकार ने, जो कहते हैं मंडी बंद नहीं करेंगे। प्राइवेट मंडियां बनाने की मंजूरी का कानून पर बना दिया है। कोई भी प्राइवेट आदमी अपनी प्राइवेट मंडी बना सकता है। जब प्राइवेट मंडियां हरियाणा में बनेगी तो आप बताइए भाई साहब, तो ये सरकारी मंडियां उजड़ेगी नहीं उजड़ेगी? भाटी साहब, एक नया जरा इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, जरा जवाब लेते हैं। बहुत सारे आपने सवाल किए हैं, बहुत वाजिब सवाल है। हाँ, एक जवाब हो रहा है। हाँ, मंडियों के अंदर कोई भी ट्रेड का व्यापारी, लोहे का व्यापारी, सीमेंट का व्यापारी, फर्नीचर का व्यापारी, किराना व्यापारी, कोई भी दुकान कर सकता है। यानी मंडी के अंदर मंडी की दुकान होती थी आड़तियों की, वो क्लोज हटा दिया गया है। ठीक है, ये ठीक है। नया कानून। अब जरा जवाब ले लेते हैं भाटी साहब। तो आप खत्म सर, आपने बहुत सारे सवाल कर लिए, सर जवाब भी तो ले लीजिए ना। पहले जो सवाल किए हैं उसका जवाब तो ले लो। हाँ, लो। या तो कांग्रेस कंफ्यूज है या कांग्रेस कंफ्यूज करना चाहती है। नहीं सर, कैसे? ये ये बात तो अगर प्रैक्टिकली अगर समझे, प्रैक्टिकल पर आ रहा हूं। अगर जो आलू 4 रुपए अगर किसी किसान को उसका भाव मिलता है, बाजार में जाते जाते वो 80 रुपए का होगा। बजरंग जी, आप सुनते नहीं, थोड़ा ठंडा पानी पिया करो, आप गर्म पानी पी के आते हो। सुनिए जरा, आप कह रहे हो 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 40 रुपए और कुछ बिक रहा है, 100 रुपए कुछ और बिक रहा है मार्केट में। जब सुन लीजिए जरा, जब किसान को अपने माल को बेचने की आजादी होगी, अगर किसान के पास स्टॉक है तो उसके पूरे पैसे मांगेगा। जब आप 80 रुपए किलो बेच रहे हो तो मेरा रेट ये दे के जाओ। ये आज आजादी नहीं है, आज तो वहां मंडी में जाकर मंडी के रेट पर बेचना होता है। यही तो आजादी किसान को दी जा रही है। अब दूसरी बात, मैं जो बजरंग दास जी और हमारे कुछ और साथी भी उठा रहे थे कि भाई वो भंडारण की सुविधा खुल जाएगी, तो कानून में कभी भी अमेंडमेंट हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं सुरेंद्र जी दो चीजों को कंपेयर करके बताना चाहूं। मिसगाइड करने से नहीं होगा, किसानों को भ्रमित ना करो। इतने टाइम की जो गुलामी है उसको आजाद होने दो, उसको अपना माल खुद बेचने दो। ये एफपीओ के लिए, जो दूसरी कलेक्टिव संस्थाएं उनके लिए, जो कोऑपरेटिव में मिलाकर के संस्थाएं किसानों की काम कर रही हैं, वो उनको भी उतनी बड़ी कॉरपोरेट फैक्ट्री और बड़े बड़े घरानों के जैसी आजादी है, उसको सरकार प्रमोट कर रही है। दूसरी बात, मैं आपको एक कंपेयर करके बताता हूं, बिल्कुल रीजनिंग से। आप उल्टी सुल्टी बातें कांग्रेस ना करे, बरगलाए ना। आप बताइए, दवाई कितनी जरूरी चीजें हैं, कोई जरा अरबों खरबों का भंडारण करके दिखाइए ना दवाइयों का। इसलिए देश में कानून काम करता है। वो कानून के सहारे ये नहीं उसका भंडारण हो जाएगा। कैसे भंडारण हो जाएगा? ये सरकार के पास सारे नियम कायदे और कानून है। दूसरी बात सुनिए जरा, आप कैसे हो जाएगा? आप सुनिए जरा, दूसरी बात सुनिए जरा, ये किसान को जो आजादी दी है वो अपने माल की कीमत तय करे, वो ग्रुप बना के करे, इंडिविजुअल करे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी अगर है तो उसके साथ बाकायदा एग्रीमेंट होगा। और अभी अतर सिंह संधू जी जो उस प्रतिनिधिमंडल में थे, उसमें ये भी बात रखी गई है कि वो जो किसान के साथ आकर के खरीदारी का समझौता करेगा उसे कोलैटरल सिक्योरिटी रखनी होगी। इसलिए किसान के माल की पूरी कीमत देनी होगी, पूरी सिक्योरिटी देनी होगी। ये इस यानी कि भरोसे के साथ किसान को वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। बिल्कुल किसान को सुखबीर जी है, केवल और केवल बरगलाने का काम। सुखबीर जी, मैं उसके बाद भाग सिंह जी और मैं योगेश जी आता हूँ फिर आपके पास।
जी, अब आप ठीक है बजरंग दास जी, बस ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, ठीक शुभेंदु जी, है। जिस हाँ, प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे भंडारण के विषय में, जो दवाइयों का उदाहरण कोट किया, निसंदेह गलत है। कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार से दवाइयों का भी और जो दूसरी जो और उपकरण थे, ऑक्सीजन और मास्क और इनकी किस प्रकार कालाबाजारी हुई आपके सामने है, पूरे राष्ट्र में हुई है। तो ये भंडारण की भारतीय जनता पार्टी का कालाबाजारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी देखो। सुनिए जरा, कमी थी, नहीं गलत बयानबाजी नहीं करो, कमी थी, जिस तरह से महामारी आई थी कमी थी, कोई उसका कालाबाजारी नहीं हुई। जिस प्रकार दिल्ली में आपने आज से 22-23 साल पहले 100 रुपए किलो प्याज बिकवाई थी, वो उदाहरण इस राष्ट्र के सामने है। दूसरी बात, नहीं अभी मेरी बात सुना आपने, दूसरी बात, जो ये दोनों कृषि से रिलेटेड अध्यादेश हैं, इनमें दोनों को न्यायिक विवेचन से बाहर रखा गया है। इसका सीधा सीधा मतलब किसान को कमजोर करना है। दूसरी बात, डीसी एसडीएम जो अधिकारी की स्तर की बात है, ये दोनों का दोनों, इन पे सरकार का नियंत्रण रहता है। जो सरकार की भाषा बोलेंगे, ये बहुत बड़ा एक घातक प्रावधान इसमें है। क्या किसान भी सरकार की भाषा बोलेगा? इसके अलावा क्या व्यापारी भी सरकार की भाषा बोलेगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बयानबाजी से ये फॉर्म बनाया जा रहा है, आप गलत बयानबाजी करते हैं, जिसमें 2 किसान के प्रतिनिधि होंगे, 2 व्यापारी के प्रतिनिधि होंगे और एक सरकारी अधिकारी होगा। बिल्कुल एक जिस तरह कंज्यूमर कोर्ट्स में फॉरम है, उस तरह के फॉरम बनाया जा रहा है। ना उनके पास कुछ है। आज दयनीय हालत में 85% किसान और 85% किसान को, इन दोनों अध्यादेशों को कोई किसी प्रकार का फायदा नहीं होना है। तंवर साहब, आज किसान के बेटे को अगर पावर मिल रही है बैठने की, मेरा पेट में दर्द क्यों? मेरा सवाल लोगों के पेट में दर्द क्यों? कोई किसान खटखटा नहीं सकता। फिर आप किसान का बेटा अगर किसान का बेटा अगर एसडीएम के पास बैठ रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों? ठीक है सुखबीर जी, 85% किसान, ठीक है सर, मेरा ये मानना है, 2 एकड़ मेरा ये मानना है, उनके कोई शक्ति नहीं है। मेरा ये मानना है, कांग्रेसियों को और इन लोगों को सरकार ने ढोल दे दिया, यही शक्ति किसान को दी जा रही है। जो विपक्ष के पेट में जो जिस तरह का दर्द है, इसी बात से वो किसानों के हमदर्द नहीं है, वो ठीक है सर, जरा जवाब ले लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। विरोध करता है इस बिल का, वो विरोधी है। और बताना आपको चाहता हूं, एक एक करके आता हूं प्लीज, एक एक करके। भाग सिंह जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं कि कोर्ट में अब कानूनी तौर पर दरवाजा नहीं खटखटा सकता किसान, अगर उसके साथ कोई भी अगर कुछ हो जाता है या किसी भी तरीके से वो कानूनी पचड़े में आ जाता है, उसके साथ धोखा हो जाता है, तो आखिर कहां जाएगा किसान? मेरा ख्याल है कि यहाँ अधिवक्ता साथी ज्यादा बैठे हैं। कई केसेस ऐसे हैं जिस प्रकार आपकी तकसीम का केस होता है, लंबरदारी का केस होता है, ये जो एसडीएम महोदया, तहसीलदार महोदय और डीसी महोदया, ये जुडिशल पावर किसने यूज कर काम करते। लेकिन ऐसा कौन सा एक आप मुझे उदाहरण दे दीजिए कि लोक अदालत के सिवाय किसी केस में अपील नहीं की जा सकती। सरकार किस प्रकार कहते कि उसके बाद तो किसान एकदम, यदि एसडीएम ऑर्डर फेवर में नहीं आता, डीसी साहब का ऑर्डर फेवर में नहीं आता, तो एक सिस्टम है, कमिश्नरी है, आईसी है, उसके बाद माननीय न्यायालय का दरवाजा किसके लिए बंद है? एक बार वैसे तो नौबत ही नहीं आएगी। सुनिए भाई साहब, सुनिए, मैं आप लोगों की जब से सुनी रहा हूँ, मैं आपकी सुनी रहा हूँ, मैं आपकी सुन रहा हूँ जब से, आप बीच में मत आइए। अरे वो किसान के ऊपर है। अरे सरकार कानून का दायरा नहीं तय कर सकती। आप सरकार ने कह दिया कि राज्य सरकारों का कोई कानून और इन पे कोई न्यायिक विवेचन नहीं होगा, तो इसको क्या करते रह गया? किस प्रकार की पलटवाने की बात कर रहे हैं आप? किस प्रकार की बात कर रहे हैं? अरे कुछ वकालत का भी ख्याल कर लो। अरे आपने पढ़ा है, ये अध्यादेश पढ़ा है? अगर अध्यादेश पढ़ा होता तो आप इस प्रकार की बात नहीं करते। बहुत समझ ले गए आप तो, वकालत के नाम पे भी मुझे लग रहा है धोखा ही है। अगर आपने अध्यादेश पढ़ा होता तो इस प्रकार की पलटवाने वाली बात नहीं करते। अच्छा चलिए ठीक है, भाग सिंह जी, मैं एक चीज इसमें जोड़ लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पर यह पूछना चाह रहा हूं कि आप भी चाहते थे कि किसानों का फायदा हो, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए आपने भी बहुत कोशिशें की, आप भी चाहते थे कि वो सिफारिशें लागू हो, तो ये रूट डाइवर्ट आखिर कैसे हो गया? वहां से चलते चलते आप इस 3 अध्यादेशों पर कैसे आ गए? अगर आपको लगता ही है कि किसानों के फायदे के लिए कुछ सोचा जाए, तो क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, बल्कि इसके दीजिए सर जवाब। लोकसभा के अंदर एक व्याख्यान दिया कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर 201 विषय थे, जिसमें से 200 बिंदुओं पर काम हो रखा है या कईयों पे काम पूरी तरह से कर रहा है। ये भी एक पार्ट है किसान को समृद्ध बनाने के लिए। जो आयोग बना था उसकी सिफारिशें की जाती है सरकार को, और सरकार इस चीज को तय करती है। देखिए कितने आयोग बने थे इसके अंदर, वो अपनी
सिफारिशें करती है और सरकार कई सिफारिश ऐसी भी हो जाती है जो बहुत ऊपर या नीचे हो जाती है, इसके अंदर नहीं और किसी मामले में भी, लेकिन उन चीजों के ऊपर ये भी उसी का एक पार्ट है जिसमें किसान को समृद्ध बनाया जा रहा है। मेरे साथी मेरे ख्याल बीच में, अगर मैं शुभेंदु जी पूछूं तो कंवर साहब बात कर रहे थे बीच में, सुखबीर जी INLD से प्रवक्ता है, और ये भी शायद अपने नेता की तरह ही है कि दूसरों के ऊपर लांछन लगाने के अंदर जरा माहिर ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनको हर समय फ्रस्ट्रेशन तो आपको है, आप अरे वो कितनेगा आपके टाइम जाहिर नहीं होना चाहिए, समय जाहिर नहीं होना चाहिए। देखिए वो यहाँ पर हमारी औकात की बात करते हैं, अरे एक सीट पे लाकर रख दिया तुम्हें, तुम्हारी औकात बता दी नहीं, सुनिए अरे भाग सिंह जी नहीं, भाग सिंह जी ये चीजें नहीं, सुखबीर जी ठीक है, ठीक है, मैं जरा आगे बढ़ रहा हूँ, मैं योगेश जी सर एक मिनट योगेश जी ठीक है सर, बताएं क्या राज्य सरकार का कोई कानून इन समझौतों पर लागू होगा? ठीक है बताएं आप, ठीक है सर, ठीक है आपने विवेचना करने नहीं, एक मिनट सर, पर्सनल नहीं योगेश। जितनी पार्टी के लोग बैठे हैं इनसे पूछ लो स्वामीनाथन सबसे अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। अगर कोई मना कर जाए लेकिन कोई लागू नहीं करेगा। अब अगली बात करता हूं, MSP कैसे डिसाइड होगी किसी को नहीं मालूम। इसके बाद अगली बात करता हूं मैं, जो अभी बात कर रहे थे कोर्ट वगैरह, इसका मतलब किसान बेचारा खराब होना ही होना है। मैं ये दावा कर सकता हूं कि बिल्कुल क्लियर कट साइंटिफिक और रीजनिंग तरीके से एक मैथमेटिकल फार्मूला तैयार किया जा सकता है हर चीज के लिए। जो ये अभी संधू साहब ने शुरू में ही कहा था, विद रीजनिंग ये फार्मूला तय हो सकता है कि MSP इससे कम नहीं होगी। अब मैं चौथी बात करता हूं, वो भी संधू साहब ने जिक्र किया था, ये जो लेके आ रहे हैं अभी जो पूरा का पूरा प्रोग्राम बन रहा है, 70 साल से पूरे यूरोप में ये लागू है और वहां 70 साल से आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, किसान आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। वहां पे सब्सिडी दी जाती है, जब सब्सिडी ही देनी है किसान को तो आप कहां आत्मनिर्भर, कहां डबल इनकम की बातें करोगे, कहां मतलब किस फॉर व्हाट यू आर डूइंग दिस। ये एक्सरसाइज क्यों है? वो एक्सरसाइज तब हो जब किसान को फायदा हो, ऐसा जो आप भी चाहते हो और किसान भी चाहता है। सब्सिडी आप पहले भी दे रहे हो, सब्सिडी आप अब भी दो, ठीक है, तो फिर तो कोई सोल्यूशन हुआ नहीं ना। हाँ ठीक है, अतर सिंह जी देखिए योगेश जी ने बहुत अच्छी बात कही। निश्चित रूप से जो 1990 में WTO ने जो घोषणा की थी, सरकार उसी को लेकर के आ रही है। अमेरिका जैसे देश में 2% किसान हैं, वहां एक साल में 81,000 करोड़ डॉलर की सब्सिडी दी जाती है, जो भारत सरकार में नहीं है। बहुत जल्दी सरकार ने बिल्कुल जो अध्यादेश में है बहुत ज्यादा अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मेरे बहुत साथी कह रहे थे भाई ये अमेंडमेंट होना चाहिए। सरकार ने 2 चीज और अमेंडमेंट होनी चाहिए। हमने जो मैंने उसमें पक्ष भी रखा था, KYC की जो लिमिट है 3 लाख रुपए है, वो लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख किया जाए और वो भी ब्याज रहित किया जाए, वो अमेंडमेंट होना चाहिए। हमने सरकार को बोला है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको भी ऐड कराए। जो फसल बीमा योजना है उसकी यूनिट 1 एकड़ होनी चाहिए। अगर मैंने अपनी फसल का 1 एकड़ का बीमा कराया, उसका मुझे परनोट मिले और जो एजेंसी का एजेंट है वही मेरा सर्वे करे। यहाँ पटवारी और गरदौड़ सर्वे करता है, जो पूरी तरह से किसान के साथ न्याय नहीं होता। तो जो अमेंडमेंट है उसमें और बदलाव की निश्चित आवश्यकता है और बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी बनती है उसको ऐड कराए। और हमने भी अपनी बात रखी। माफी के साथ रोकना चाहता हूं सभी मेहमानों को। बस मैं इतना कहूंगा, ये या शब्द को हटा दें, ये अध्यादेश स्वामीनाथन की रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है। उन्होंने कहा है किसान को उसकी कीमत खुद तय करने का अधिकार दिया जाए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन 3 अध्यादेशों को लेकर जिस तरीके से क्रांतिकारी तौर पर सड़कों पर किसान उतर करके आते हैं, विरोध जाहिर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बातचीत होती है, सहमति कुछ किसान नेता संगठन जताते हैं। लेकिन ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर क्या वाकई में किसान संतुष्ट हो पाता है, देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।